सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से। पसमादा डेमोक्रेसी के आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पसमादा आंदोलन का भविष्य क्या है। हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे पसमादा आंदोलन का इतिहास क्या था और वर्तमान में वो क्या समस्या है जिससे पार पाए बिना पसमादा आंदोलन कभी भी अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकता। पसमादा आंदोलन पर लिखते हुए मेरे 7 साल से ज्यादा मुझे हो गया। 7 साल पहले मैं इस आंदोलन से जुड़ा था और मेरी अपनी समझ जो है पसमादा आंदोलन को लेके वो ये है कि यहाँ पर महत्वाकांक्षी लोग बहुत ज्यादा है। महत्वाकांक्षा अपने आप में बुरी चीज नहीं, ये अच्छी चीज है। ये आपको मोटिवेट करती है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। लेकिन जब महत्वाकांक्षा, पद की महत्वाकांक्षा, पावर की महत्वाकांक्षा आंदोलन से बड़ी हो जाती है तो आंदोलन, फिर वो कोई आंदोलन कहीं जाता नहीं है, वो वहीं खत्म हो जाता है। दूसरी चीज जो मैंने इस आंदोलन के साथ महसूस की इन 7 सालों में, कि यहाँ पे डिफेंसिव लोग बहुत ज्यादा है। हमेशा अपने आप को सही साबित करना आंदोलन के लिए जरूरी भी है, लेकिन आप राजनीति में अगर हो तो राजनीति के लिए जरूरी है कि आप जो है अपने आप को सही साबित कर, आपको वोट लेना है। लेकिन आंदोलनकारी जो अपने आप को बता रहे हैं, जो आंदोलन के अंदर के बता रहे हैं, उनको इतने सुचितावादी होने की जरूरत क्या है? उनको क्यों प्रमाण पत्र चाहिए अशराफों से या कट्टरपंथियों से या पसमादा गुलामों से कि वो जो कर रहे हैं वो एन इस्लामिक है? वो हमेशा उन तत्वों को ज्यादा महत्व देते नजर आते हैं जो पसमादा आंदोलन के विरोध में खड़े, और फिर पूरा आंदोलन अपनी सफाई देने में खत्म हो जाता है। जज्बाती मुद्दों पर बहुत मुखर नजर आते हैं, हमेशा जज्बाती मुद्दों पर इतने मुखर हैं कि समझ ही नहीं आता कि ये पसमादा आंदोलन की लाइन है कि ओवैसी जी की लाइन है। वो अंतर खोजना मुश्किल हो जाता है। धर्म का प्रयोग राजनीति में होता है, धर्म का प्रयोग सामाजिक आंदोलन में भी होता है। बाबा साहब की मशहूर किताब है जाति का विनाश। वो कहते हैं कि धार्मिक आंदोलन, धार्मिक सुधार के बाद ही कई बड़े राजनीतिक सुधार हुए। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को फैलाए जाने को वो एक धार्मिक सुधार के रूप में देखते हैं। फिर कहते हैं उसके बाद देखिए कितना राजनीतिक आंदोलन बढ़ा उनका, इस्लाम मतलब कि मुसलमानों का। उसी तरह वो कहते हैं कि आप जो है शिवाजी से पहले वहां पे जो दलित महंत और दलित संत जो गुजरे, उनके आंदोलन से कितना असर पड़ा महाराष्ट्र में। वो इसी तरह और एग्जाम्पल लेके आते हैं। तो ये बताना चाहते हैं कि ठीक है, धार्मिक मामलों में भी आप बोलें, लेकिन धार्मिक मामलों में आपको परिवर्तनवादी नजरिया रखना होगा, न कि कट्टरपंथी, न कि पुरातनवादी। फिर वो अगर आप वही नजरिया रख रहे हैं, अब उसी खेल में जा रहे जो अशराफवाद का जो अखाड़ा है, तो आप समझिए कि वो भस्म रगड़ के खड़े हैं। वो कहीं जाने नहीं देंगे इस आंदोलन को। आप उन्हीं तर्कों से उनको पराजित करने की कोशिश करेंगे तो वो कहां तक वो आंदोलन जा पाएगा। इसके अलावा आंदोलन हमेशा अंसारीवाद, मंसूरीवाद, राइनवाद, इसमें घिर के रह जाता है। जब कुछ तलखी बढ़ती है कार्यकर्ताओं के बीच तो एक दूसरे के ऊपर जातिवादी टिप्पणियां शुरू कर देते हैं। वैचारिक मतभेद ठीक है, लेकिन वैचारिक मतभेद से आगे बढ़ के ये चरित्र पे हमला, आंदोलन के भीतर के लोगों की बात अभी हो रही है। अब आंदोलन के भीतर के लोग एक दूसरे के व्यक्तिगत चरित्र पर हमला शुरू कर देते हैं, उनके घरों के ऊपर बातें निकाल के लाते हैं। तो इस तरीके का व्यवहार और एक दूसरे पर जातिवादी टिप्पणियां भी कर देते हैं कि वो तो अंसारीवाद चला रहा है, तो मंसूरीवाद चला रहा है, तो राइनवाद चला रहा है। तो आंदोलन अंदर से ही खोखला नजर आने लगता है। तो इन सारी बातों को, जो मेरा भी अपना ऑब्जर्वेशन है, तो मेरा ऑब्जर्वेशन यही है कि अगर ये सब बातें रही तो ये आंदोलन कहाँ जाने वाला है। तो इस पे बात करने के लिए हम वकार भाई के साथ आज जुड़े हुए। वकार भाई अनम्यूट कर लीजिए। वकार भाई, वकार भाई, अभी मैंने थोड़ा सोलो में कुछ तल्ख बातें रखी है। मैं चाह रहा हूं कि वहीं से शुरुआत हो। पहले आप थोड़ा सा, जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनको जरा सा आप इतिहास के बारे में थोड़ा बता दीजिए, पसमादा आंदोलन का इतिहास क्या रहा है।
जब आप नहीं, इतिहास बता देंगे फिर वर्तमान और भविष्य पे बात होगी। तो पहले थोड़ा सा आप इतिहास बताइए, मैं आपको सोलो कर रहा हूँ बकार भाई। ठीक 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 ठीक। ठीक। ये पसमानदा तहरीक की फुटकर शुरुआत जो है आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह से शुरू हुई थी। लेकिन उस वक्त अलग अलग जातियां जो है इस तहरीक के लिए लड़ रही थी। वो जातिवादी संगठन बना के या जाति का संगठन बना करके लड़ाई शुरू हुई। तो जबतुल हवारीन बनी, जबतुल कुरैश बना, मोमिन कॉन्फ्रेंस आई, जबतुल मंसूर बने, इस तरह से बने और उन लोगों ने काम शुरू किया। वो चलता रहा, लेकिन 90 के बाद जब मंडल का मामला आया है, तो मंडल का मामला आने के बाद जो है लोगों को लगा कि नहीं, अलग अलग बिरादरियों में काम नहीं चल पाएगा, हमें एक साथ आना चाहिए। तो उस वक्त शब्बीर अहमद अंसारी साहब महाराष्ट्र में उन्होंने शुरू किया, बिहार से एजाज अली साहब ने शुरू किया, बिहार से ही अलीनवर साहब ने शुरू किया, और छोटी सी कोशिश हमने आजमगढ़ में शुरू की अपने लेवल के हिसाब से। फिर 2004 में अलीनवर साहब की किताब हमको मिलती है, तो उससे अलीनवर साहब से हमारा जुड़ाव होता है। उसके ठीक थोड़ा सा पहले हाजी निसार साहब जो है वो जुड़ चुके थे। तो दिल्ली में दलित मुस्लिम महापंचायत होती है, वहां से जो है पूरे देश में बात पहुंचती है, और जब पूरे देश में बात पहुंचती है तो धीरे धीरे लोग जुड़ना चालू होते हैं। अलीनवर साहब राज्यसभा चले जाते हैं, बार बार टीवी चैनलों पर उनको मौका मिलने लगता है। तो बार बार चैनल पे मौका मिलने से इस आंदोलन को और गति मिलती है और हम लोगों को हौसला मिलता है। तो अब इससे ये अलीनवर साहब को भी टिकट वगैरह फ्री हो जाने की वजह से वो भी दूर दूर तक जाने आने लगते हैं। तो आंदोलन एक बड़ा स्वरूप लेने लगता है। फिर दोबारा भी आपको राज्यसभा मिल जाती है, एजाज अली साहब को भी राज्यसभा मिल जाती है। तो उससे थोड़ा बढ़ता भी है और संगठन घटता भी है। कुछ नए लोग जुड़ते हैं लेकिन पुराने साथी छोड़ के चले जाते हैं। तो वहां से आंदोलन आगे बढ़ते बढ़ते बीच में ऐसा लग रहा था कि कहीं खत्म ना हो जाए। फिर हम लोगों ने अपने हिसाब से कोशिश शुरू की और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी मिली कि आज बहुत सारे संगठन बन गए हैं, मंत्री आ गए, उसके बाद सहारे मोदी जी ने भी नाम लिया, नेशनल चैनलों ने भी लगातार डिबेट कराई। तो एक बहुत बड़ा मामला हो गया। लेकिन उसके बाद महत्वाकांक्षाएं, जैसा कि अभी अब्दुल्ला मंसूर साहब ने कहा कि वो टकराने लगे, ईगोस टकराने लगे, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। हर कोई इस चक्कर में आने लगा कि अब मोदी जी ने कह दिया है तो अब हम लोग भी आगे जा सकते हैं। तो इससे संगठन में तेजी भी आई और कुछ मनमुटाव भी बढ़े। तो आज बहुत सही चीज जो है आप लेके आए हैं और इसकी जरूरत थी। जी बकार भाई, जो साथी देख रहे हैं वो पसमानदा आंदोलन के भविष्य के ऊपर जो सवाल करना चाहते हैं वो सवाल करते भी रहे, हम उनके सवाल भी देते रहेंगे। तो बकार भाई, यहाँ आपने आंदोलन बता दिया, हम ये देख रहे हैं फिर आंदोलन कई भागों में टूटता भी रहा, सिर्फ अभी नहीं टूटा। आप देखिए, आप भी अलग हुए है ना, अली अनवर साहब से अलग हो गए और फिर आप जुड़े, फिर वहां से भी अलगाव हुआ। तो ये एक नया बंदा वो देख रहा है कि ये लोग तो आपस में इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो इस आंदोलन से जुड़े कैसे इसको देखेंगे, कैसे बताएंगे नए लोगों को? देखिए, ये इस वाकई कुछ बताने लायक नहीं है इस मामले में, सिवाय बेहाई बतियाने के, इसको कहा जाता है देहात में। हम नहीं कुछ कर सकते क्योंकि हम कहीं ना कहीं फेल कर गए बिना किसी फायदे के। जब फायदा मिलने वाला होता तो वहां झगड़ा होता है, लेकिन अभी इसका काफिला चला ही नहीं और अभी से गुबार की बातें। तो वाकई कई लोगों ने बात किया कि भैया हम नहीं रह पाएंगे। बाकायदा कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ लोगों ने, सपोर्टर्स ने कहा कि जिस तरह से सब लोग आपस में लड़ रहे हैं,
हमारा मन खट्टा हो गया है, हम इस आंदोलन के साथ नहीं रह सकते हैं। और वाकई छोड़ दिया लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, कुछ नए लोग जुड़े जरूर हैं, लेकिन पुराने बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है। तो समझाने लायक कुछ नहीं है इसमें। बस अगर इसको चलाए बचाए रह गए तो हो सकता है कार्यकर्ता ये समझे कि भाई फला जो बचाए रह गया, जो गुट बचाए रह गया अपने आप को बिकने से, तो कार्यकर्ता ये समझेंगे ये सही वाले थे। बाकी इस वक्त तो नहीं कहा जा सकता कार्यकर्ताओं से कुछ। वकार भाई ये बताइए कि अब नया खून नहीं शामिल होगा, नए लोग नहीं आएंगे, तो ये आंदोलन चलेगा कैसे? पुराने लोगों के बदौलत तो बहुत जितना चलना था चल गया। देखिए कोई आंदोलन जो है नए नए लड़कों के, नए लोगों के अगर स्पेस नहीं मिलता, वो नहीं आते, अगर वो ये महसूस करते कई चीजें हैं। देखिए एक और चीज आप हम अपने लोगों को तो नहीं समझाने लायक इस मैटर को, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस में बटी, एनसीपी में बटी, कांग्रेस पार्टी केसीआर वाली अलग हो गई, लगभग सब के सब चल रहे बढ़िया ढंग से। हाँ, एक फर्क है बहुत बड़ा कि वो लीडरशिप उनके पास है या वो लीडर क्लास है। हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, दलित मुस्लिम धोबी से, उनके यहां तो एकदम कोई भी इस पे तैयार नहीं काम करने को। वो अभी जाति का काम नहीं कर पा रहा है तो जमात का काम कहां से करेगा वो। दूसरी जो बिरादरी के लोग हैं जो हमसे पहले से थोड़ा जागरूक रहे हैं, जो अशराफ का जो सबसे हल्का बच्चा है, इवन जो ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर है, उनके इतना मादा भी हमारे पसमानदा लोगों में नहीं है। जो हमारे लीडर है पसमानदा के, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे विधायक हो, या हमारे पसमानदा में कोई पोस्ट होल्डर हो अलग अलग संगठनों में, उनके पास जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो अशराफ के ट्रक ड्राइवर इतनी भी नहीं है। ना कुर्बानी का थोड़ा सा भी जज्बा है। तो ये एक बड़ा बड़ा चैलेंज है। यानी समझिए खेत नहीं बोना है, पत्थर को हटाना है, फिर वहां से पत्थर खोद खोद के निकाल करके फिर खेत को तैयार करना, इस तरह का चैलेंज है। और जो मैं लगभग 20 साल से फेस कर रहा हूं मैं उसको। लेकिन अल्लामा इकबाल का कहना है कि बहुत जरखेज है साकी ये मिट्टी, बहुत बड़ी जरखेज है साकी। तो काम नहीं किया गया क्योंकि हम लोगों ने भी प्रोफेशनल काम नहीं किया है। हम लोग चंदा नहीं मांगते हैं, तो लोगों को चंदा देने की आदत भी नहीं पड़ रही है। तो उससे लोगों को लगता है कि नहीं कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं। लोग काम करते तो चंदा मांगते, और जो चंदा देता है वो सवाल भी करता है। तो जो चंदा देता नहीं वो सवाल भी नहीं करता, और हम लोग चंदा लेते नहीं, इसलिए बहुत प्रोफेशनल काम भी नहीं कर सकते। तो इसका भविष्य इस मामले में थोड़ा अजीब सा है। अच्छा वकार भाई ये बताइए, 10-10 साल से जुड़े रहे और अपने आप को पसमादा कार्यकर्ता बोल रहे हैं, लीडर भी बता रहे हैं, स्पोक्समैन की तरफ बात भी करते हैं, और आप अगर जोड़ नहीं पाए 20 लोगों को, तो फिर आपने क्या किया फिर 10 साल? देखिए 20 लोगों को जोड़ना कठिन नहीं है। अगर आप ऐसे वोटर जोड़ते हैं, ऐसे सपोर्टर जोड़ते हैं, तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे लीडर, जो पसमानदा लीडर, जो सैयदों से का नाम सुन के कांप ना जाए, वो तैयार नहीं कर पाए लोग ज्यादा। तो कहां कमी देखते हैं वकार भाई? हर आंदोलन अपनी समीक्षा करता है कि हमारी क्या कमी? इसमें दो कमियां हैं। एक तो हम उतने मुखर नहीं जितना होना चाहिए। जैसा आपने कहा कि हम लोग डिफेंसिव खेलते हैं कहीं ना कहीं। हम ये बताते हैं कि हमारा आंदोलन अशराफों के खिलाफ नहीं है। हम जगह जगह ये कहते हैं कि हम बांटने वाले नहीं हैं। आज एक सिंगल पसमानदा नेता नहीं है। इवन मैं पसमानदा मंत्री की बात कर रहा हूं, अशफाक सैफी साहब और इफ्तिखार साहब का मैं चेक कर रहा था कि ट्विटर पे 15-16 लाइक आते हैं उनके पास, और गालिब एक्स मुस्लिम के पास जो है 77,000 यूट्यूब में उसके सब्सक्राइबर हैं।
हमारे मिनिस्टर्स के पास भी नहीं है। हम दुनिया की सबसे पिछड़ी, आखिरी दर्जे की कमजोर कौम हम, हमारे ऊपर तरस खाने लायक है, हम सवाल लायक भी नहीं है। जी वकार भाई, फिर मैं वहीं पे बात लेके आता हूँ कि मैं पेरियार को पढ़ा, मैं अम्बेडकर को पढ़ा हूँ। मनुस्मृति दहन दिवस अभी कुछ दिन पहले चला था, ठीक है। उसको अम्बेडकर अपने वक्त में ही मनुस्मृति को दहन कर दिए, जला दिए। उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। पेरियार ने आत्म सम्मान आंदोलन चलाया, ठीक है। उन्होंने जिस लेवल पर जाके जितना रेजिस्ट किया, उसका नतीजा था कि समाज में उस तरीके की क्रांति। उन्होंने, आप सोचो कि 100% किया तो समाज में 10% आई। हम 10% करके उम्मीद करते कि 10% कैसे आ जाए। हर बार तो हम एक चीज जान लीजिए, बहुत कड़वा सच जान लीजिए। हम लोग काशीराम की मिसाल देते हैं लोग एक दूसरे को जगाने के लिए। काशीराम हो गए, लोहिया जी हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, अंबेडकर जी हो गए। अंबेडकर जी के बारे में अभी कल परसों एक मुसंगी डायरेक्ट हमारे आमने सामने डिबेट में कह रहा था कि वो मुस्लिम लीग से मुतासिर थे, मुस्लिम लीग वालों ने उनको भेजा। ठीक, हजरत मोहानी और बहुत सारे मुस्लिम लीडर जी उन लोगों की मदद कर रहे थे। बाकायदा इनको कांग्रेस ने, नेहरू ने रोक दिया था और कहा था कि इनके लिए जो है हम खिड़कियां भी बंद कर देंगे, दरवाजे नहीं सर, खिड़कियां तक बंद कर देंगे। और उसके बाद मुस्लिम लीग वाले और मुस्लिम मेजॉरिटी ने उनको भेज दिया पार्लियामेंट में। और हमारे साथ दलित लगातार हमको क्रश कर रहे हैं, बजाय सपोर्ट करने के। जितने दलित आंदोलन चले हैं, पेरियार से लेके जितने भी, सब में मुसलमानों ने हिंदू ब्राह्मणों के खिलाफ जाकर के जम करके मदद किया है तन मन धन से। और हमारे साथ जो लोग हैं, जैसे दलित आंदोलन के लोग हो गए, पिछड़ा आंदोलन के लोग हो गए, वो खुद मदद लेने वाले लोग हैं। वो मदद हमारी क्या करेंगे, हमें क्रश कर रहे हैं वो। तो उनके जो पेरियार और जो लोग जला रहे थे, वहां मुसलमान उनके लिए खड़े थे। हिंदू अच्छा, ब्राह्मण, मैं आपने मुसंगियों से बात की तो मुसंगी वाले आर्गुमेंट आएगा। मैं आपको बता दूं कि मुसंगी क्यों कर रहे थे। पृथक निर्वाचन मंडल के तहत अम्बेडकर मांग रहे थे। इनको लग रहा था अगर हिंदू को तोड़ना है तो दलितों को अलग करना है। तो वो उनका अपना एक एजेंडा था, उस एजेंडे के तहत वो कर रहे थे। लेकिन मेरी बात सुनिए, यहाँ पे अम्बेडकर उस वक्त में भी वो अपने समाज के आधार पर मुसंगियों से भी समर्थन लेने को तैयार है। हमारा कोई कार्यकर्ता अगर भाजपा के चैनल पर चला जा रहा है तो आग लग जा रही है, आपस में एक दूसरे को लाइव करके गाली देने लगते हैं। तो आप बताइए आपका कैरेक्टर क्या है? दोनों में एक फर्क है। देखिए, दोनों में एक फर्क है। मैं खुद गया हूं जयपुर डायलॉग पे, लेकिन जयपुर डायलॉग वाले ने समझा कि मैं आदमी मेरे काम का नहीं है, मुझे बुलाना बंद कर दिया उन्होंने। और हमारे किसी कार्यकर्ता को, मतलब जो पसमानदा तहरीक में लगे हुए जो लोग भी हैं अलग अलग गुट में, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं सबकी बात कर रहा हूं, कि भाजपा की तरफ से भी कोई मदद उनको नहीं मिल रही है। मैं दोबारा अपनी बात पे आता हूं कि मदद तब मिली। नहीं, मैं आपका समझ गया। तब मिली, मेरी बात सुनिए, अम्बेडकर को मदद तब मिली जब मुस्लिम लीगियों को लगा कि अम्बेडकर की मदद करके वो कुछ हासिल कर सकते हैं। तो किसी को पहले लगना तो चाहिए कि कुछ हासिल कर सकते हैं। वो आपकी राजनीतिक मदद कब होगी? आप एक चीज समझिए, अगर बीजेपी ने मोदी जैसे महामानव ने नाम ले लिया है, कम से कम 50 डिबेट तो मैंने देखी है चैनलों पे, हम लोगों से अलग हट करके चैनलों ने किया है। यूपी में सैयद को हटा करके पसमानदा को मंत्री बना दिया गया। लोग अंदर से डरे हुए भी हैं पसमानदा तहरीक को लेकर के। उसके बावजूद भी हमारे ब्राह्मणों के पास दिल नहीं है कि वो हमको मदद करके हम अशराफ से लड़ावें, और ना दलित आंदोलन वालों में दिल है कि वो हमारी मदद करें। सब डरे हुए लोग हैं और शासक कौम नहीं है ये। हमारा सामना जिससे पड़ रहा है, जिससे लड़ना है, वो तो 1000 साल तक हुकूमत किया है। जिससे हमको लड़ना है वो 1000 साल तक हुकूमत किया हुआ है।
और जो मदद करने वाले हैं वो खुद गुलाम लोग हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है हमारे साथ कि वो आका लोगों ने मदद किया उनकी और हम गुलामों के साथ हैं। बीजेपी को भी मैं कहूंगा कि अभी 10 साल में ही सारा हालत खराब हो गई, 10 साल भी पूरा नहीं हुआ है, हालत खराब हो गई है। बीजेपी एक पार्टी है, लेकिन बीजेपी के पीछे एक विचारधारा है, विचारधारा भी 100 साल राज करेगी। नहीं, वो 1000 साल करे, लेकिन जैसे पसमानदा आंदोलन को जिस तरह से बैक करने, जो इल्जाम हमारे ऊपर लगे, हम और भी हमारे लोगों पे लग रहे हैं, उसके मुकाबले एक चमन्नी की मदद कहीं से नहीं आई। और मुसंगियों ने छोटे लेवल पे जाके मदद किया है दलित आंदोलन की। बहन जी को साइकिल पे बैठा बैठा के लेके जाते थे वो सब। बिल्कुल, मैं वही दोबारा बात कर रहा हूँ कि उनको ये समझ में आ रहा था कि इनको तोड़ा कैसे जाए। लोकतंत्र में संख्या माने रखती है, और संख्या को तोड़ने का तरीका भी पता था। अशराफ शुरू में लोकतंत्र के खिलाफ हो गए, लेकिन जब लोकतंत्र आ गया तो उनको गठबंधन बनाना पड़ा। तो किससे बनाते? ब्राह्मण से बनाते कि वो दलित से बनाते? तो उनको ये लगा कि जिसपे शासन कर सकते, जिनको मिला सकते, उनको लेके चले पृथक निर्वाचन। तो उनका जो भी सहयोग था बहुत कैलकुलेटेड सहयोग था। भी थे, कलाम जैसे लोग नेहरू जी के साथ थे, हजरत मोहानी जैसे लोग, और भी बहुत सारे लोग अंबेडकर जी के साथ थे। लेकिन हमारे सामने ये जो है उस तरह की, हम लोग खुद कमजोर हल्के लोग हैं, और हमारे पास सामने इस तरह का कोई हेल्प का मामला भी नहीं है किसी का। हाँ, अच्छा, हमको हेल्प भी करने वाले तो पहले अपना धर्म छोड़ के आओ, पहले धर्म छोड़ो तब मदद करेंगे बेचारे, ये जैसे वसीम रिजवी किए हैं लोग। तो ये थोड़ा सा अंतर है। और अब भी आज की मैं बात कर रहा हूं कि अगर आरक्षण खत्म हो जाए दलितों का, और उसके बाद जो है अशराफों की मदद बंद हो जाए, और थोड़ा कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की मदद बंद हो जाए, हमसे ज्यादा हालत खराब हो जाएगी, हजारों आईएएस रखने के बाद भी। बड़ा दिक्कत है भारत में, इसीलिए यहां इनकलाब नहीं आया आज तक। सब लोग सेटिंग किए हैं, ये इनकलाब की जमीन नहीं है, सेटिंग की जमीन है ये। थोड़ा सा मौका मिलता है, फटाक से कोई कहीं चापलूसी चालू कर दे रहा है, कोई कहीं चापलूसी चालू कर दे रहा है। लड़ने वाला मामला ही नहीं, आंदोलन का कोई मामला नहीं यहाँ पे। और हम लोग आंदोलन करने चले थे यहाँ पे, और करेंगे। हम तो राजनीतिक आंदोलन की बात नहीं कर रहे ना, हम तो सामाजिक आंदोलन की बात कर रहे हैं। मैं सामाजिक आंदोलन की बात भी कर रहा हूं, मैं सामाजिक ही, मैं राजनीतिक की बात नहीं कर रहा हूं। आप ये देखिए, थोड़ा टाइम लगा, जो दलित कल तक पेरियर का मेला लगा रहे थे, आज कांवड़ ढोल रहे हैं। पढ़े पढ़ाए दलित जो तीसरी आजादी रोज देखते हैं, वो कांवड़ ढो रहे हैं। कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई वो रावण जी जाके यज्ञ कर रहे थे। सामाजिक धार्मिक चेतना की जो बात करते हैं, यहां बहुत मुश्किल है। ये 2 मिनट में सैयद और ब्राह्मण मिलके किसी को भी बहका देते हैं, और बहक जाते हैं सबके सब। बहुत मजबूत है वो लोग, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा, अब दोबारा आंदोलन पे आते हैं। आंदोलन कैसे मजबूत होगा फिर? देखिए, आंदोलन के लिए हम लोगों के पास जो हमारी टीम है, जो बेसिक टीम हमारी रही, वो बेशर्मी जो होती है आंदोलन के लिए, जो किया जाता है, जो ईगोलेस रहा जाता है, हम लोग नहीं कर पाए। और दूसरों से हमें उम्मीद नहीं है, हम ही लोग करेंगे। और इंशाल्लाह नए साल में हम लोगों ने कुछ तय किया है, थोड़ा सुधरने का तय किया गया है। किया जाएगा, जैसे यहां तक लेके आए हैं, जहां जैसे मेन स्ट्रीम तक पहुंचाया गया है, तो इंशाल्लाह सेकंड फेज में भी लेके जाएंगे इसको हम लोग। अच्छा, वकार भाई, एक सवाल ये आ रहा था, देखिए आप भी रहा है, कई सवाल आ चुके हैं कि धर्म परिवर्तन वाली बात आपने बोली कि शियों की मदद किया तब भाजपा ने, उनका तो धर्म नहीं बदलवाया। पसमादों से आपको क्यों लगता है पसमा की मदद करेंगे तो धर्म ही बदलवा लेंगे? उन्होंने शियों की मदद किया था नहीं, बल्कि मदद लिया था कि कुछ लोगों को लेकर के बाहर दिखा सके कि हमारे पास मुसलमान भी। पसमादा के साथ भी तो ऐसे ही कर रहे हैं कि वो कुछ लोगों को मदद कर नहीं रहे, मदद ले रहे हो।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि शिया तो मुसलमान ही रहे ना, मतलब वो तो उनसे नहीं कौन मुसलमान, जो मुसलमान होने का पैमाना है, जो एक मोटा मोटा पैमाना है मुसलमान होने का, कम से कम मुख्तार नकवी साहब उसमें नहीं आते हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि चलो 4-5 नेता जितने थे सबके सब जो है पसमादा के जो लालच में भाजपा ज्वाइन करेंगे धर्म परिवर्तन करने, लेकिन उसकी ओवरऑल कम्युनिटी तो नहीं धर्म परिवर्तन की ना। मतलब कहना मैं चाह रहा हूँ कि लाभ तो पहुंच रहा है ना जी नहीं, जैसे ये है ना, एक नेताजी का कहना कि अगर 20 साल बीजेपी रह गई तो मुझे लगता है जितने मौलाना है वो सब मंदिर में घंटा बजाएंगे। जो चापलूसी की स्पीड दिखाई दे रही है इस टाइम, और जबरदस्ती लोग तिलक उलक जिस तरह लगा रहे हैं, हमें तो डर लग रहा है कि 20 साल बाद जो है मौलाना भी ना मंदिर जाने लगे। और इत्तेफाक से वो बीजेपी के ही नेता थे वो, मैं ऑफलाइन नाम बता दूंगा उनका। तो ये हालत बड़ी खराब है, समझ लीजिए। और यहां से आंदोलन को दोबारा बचा के आगे बढ़ाना एक मेहनत का काम है, लेकिन करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। अच्छा, आप पे एक और आरोप है, आप खासतौर आप लोगों पे, आपकी जो टीम पे, देखिए मैं थोड़ा तल के बोल रहा हूँ वकार भाई, इसको माइंड मत करिए। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं कि आप लोग पसमादा पहचान से ज्यादा अपनी मुसलमान पहचान को बहुत महत्व देते हैं, और जिसकी वजह से आंदोलन को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। देखिए दोनों दिक्कत है। एक चीज और जानिए आप, हमसे कुछ लोगों ने बेबाकी से एक बात कही कि आप लोग जिस लाइन पे पसमानदा तहरीक को ले जाना चाह रहे हैं बीजेपी की लाइन पे, तो जब मुसलमान कम से कम नहीं जुड़ेगा आपके साथ, मेजॉरिटी मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी आपके साथ जुड़ेगी नहीं। आप अपना भला तो कर सकते हैं, लेकिन समाज का भला नहीं कर सकते आप। अगर आप आरिफ मोहम्मद खान बन गए तो आपको तो कुछ मिल सकता है, लेकिन समाज आपकी बात सुनेगा नहीं, और समाज हमारी बात सुनता है। तो हमको कहीं ना कहीं एक वो जो है ना, जो गिरने पड़ने जैसा लगता है कि सजदा रेज हो गए हम, एक मिनट, सजदा रेज होने जैसा कि बीजेपी के नाम पे, चाहे कांग्रेस के नाम पे, चाहे किसी एक नाम पे जो एकदम झुक जाना, या ये दो गुलामी छोड़ के ब्राह्मणों गुलामी कर लेना, ये कहीं से मुनासिब नहीं था अपनी आइडेंटिटी के लिए। और हम लोगों ने पसमानदा नाम भी रखा था, पिछड़ों से अलग हटके, दलित पिछड़ा जो नाम था, बैकवर्ड नाम से अलग हटके शुरुआती हुई थी पसमानदा नाम से, यानी फारसी का लफ्ज, जो अलीगढ़ साहब और बाकी लोग भी बार बार कहते हैं फारसी का लफ्ज है, तो हिंदी का लफ्ज लेके नहीं चले। तो ये मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन हम मुस्लिम पहचान से हटने लगे, यहाँ हमारे ऊपर आरोप हो गए कि आप हट रहे हैं, और कुछ लोग हटते हुए दिखाई दे। कुछ लोग कुर्बानी का इनकार कर रहे हैं, कोई कहीं इनकार कर रहा है, कोई कहीं से किए जा रहा है। तो हम ये पहले से एक लाइन थी कि हम इस्लाम की जो मूलभूत चीजें हैं अलग अलग मसलक में, तो किसी एक मसलक से तो जुड़ी दिखाई दे। अब हम कुर्बानी का इनकार कर दें, नमाज का इनकार कर दें, कई लोग नमाज का इनकार कर रहे हैं। पसमानदा सपोर्टर भी, हम लोग के सपोर्टर भी है, वो बार बार कह रहे हैं 2 वक्त की नमाज है, तो हम कैसे उनके साथ अटैच कर लेंगे? नहीं तुम सही कह रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो एक चीज थी कि हमें मुसलमानों पे काम करना था, तो हमको आजम खां और अहमद पटेल के बीच में भी कहीं रहना था। हम चाह करके भी आरिफ मोहम्मद खां और मुख्तार नकवी नहीं बन सकते, और हम मुसलमानों पे काम नहीं कर पाएंगे। फिर वो भाजपाई डिक्लेयर हो जाएंगे, संघी डिक्लेयर हो जाएंगे, लिबरल नास्तिक डिक्लेयर हो जाएंगे, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। और कई लोग निकल गए, नहीं कर पाए। नहीं, इस बात पे तो वकार भाई आपकी ये लाइन ठीक लाइन है कि पसमादा शब्द रखना और अपना एक अलग को रखना, लेकिन मैं जो सवाल कर रहा था ना, वो आपकी बात एकदम ठीक है कि ये पसमादा शब्द रखा ही इसलिए गया क्योंकि हमको पिछड़ों से अलग ही पहचान में, और जिसका शब्द चलता है उसी की राजनीति चलती है, उसी के समाज में बात चलती है। एकदम एकदम सही लाइन है। मैं जो सवाल ये कर रहा था कि कहा यही जाता है कि आप जिस लाइन को लेके जा रहे हैं वो ओवैसी जी की लाइन, आम भाषा में बोलूं तो उनकी लाइन से जाके मिल जाती है। तो समझ में नहीं आता कि पसमानदा वाली लाइन कौन सी है, ओवैसी जी वाली लाइन कौन सी है, दोनों जाके अंत में मिल जाती है। ये मैं कहना चाहता हूं। मैं समझ गया बात। देखिए, जैसे हमारे भारत के लोग मुसलमानों से ये चाहते हैं कि वो एपीजे कलाम बन जाए, और आप बार बार सुनते भी होंगे कि मुसलमान होते एपीजे कलाम जैसा हो, मीर अब्दुल हमीद जैसा हो, जो सिर्फ अपनी जान दे, देश को दे, ले मत कुछ, मांगे मत कुछ देश से।
तो जब हम सवाल करते हैं देश से, तो कई बार उनको लगता है कि हम तो अवेसी बन गए। अगर सच्चर कमेटी ने कहा है कि मुस्लिम इलाकों में थाने होते हैं, बैंक नहीं होते, इसी से मिलती जुलती बात अवेसी भी कहते हैं नोटबंदी के टाइम पे, तो क्या हम इस बात को ना कहें? सच्चर कमेटी की जो बात है वो तो कहना पड़ेगा कभी ना कभी। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। या जैसे ये आज भी चर्चा हो रही थी कि दुनिया में सबसे सुखी मुसलमान भारत में रहता है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर तक नहीं, हम कैसे कहते हैं कि हम बहुत सुखी रहते हैं? फैयाज साहब की पोस्ट पे आज मैं देख रहा था ट्विटर पे, एक साहब कह रहे हैं कि इनके लिए कुछ भी कर दो, ये वोट देने वाले नहीं है, मतलब मुस्लिम्स जो है वोट देने वाले नहीं है। 10% वोट लेने के बाद 10% वोट लेने के बाद कह रहे हैं कि वोट देने वाले नहीं है। तो उनके सामने हमको कुछ ना कुछ तल्ख बोलना पड़ेगा कि अगर आप हमको हमेशा ऐसा समझोगे तो हम आपको क्यों अच्छा समझें, आपको सहिष्णुता। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो भी XYZ जिसने भी ये बात कही, लेकिन जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ भाजपा की लीडरशिप तो ये देख रही है ना कि वोट मिल रहा है, तभी तो वो आगे कदम बढ़ा रही है, वरना वो क्यों क्यों आगे कदम बढ़ाती? अगर उसको कुछ दिख रहा है तभी तो वो बोल रही है। कोई भी राजनीतिक दल किस नया गठबंधन बनाने का मतलब क्या है, नया समीकरण बनाने का मतलब ये कि उस समीकरण से उसकी अपेक्षाएं हैं। बीजेपी को भी एक तबका जो पंथी है वो बीजेपी को भी कर रहा है। आपके जो बड़े वाले हैं सैयद रिजवान साहब, जैसे ही मोदी जी ने पसमानदा का नाम लिया वो हत्थे से उखड़ गए थे, और उनके फॉलोअर्स जो हैं अच्छे खासे भारत में हैं, वो सारे सारे हत्थे से उखड़ गए कि हाँ मोदी जी भी नए तुष्टिकरण करने वाले आ गए। ये अभी तक कांग्रेस करती थी, अब ये करने लगे हैं। तो बाकी हम लोगों से ज्यादा विरोध किसने किया अवेसी का? अवेसी को एक भी सीट पे जमानत नहीं बचने दिया गया। लगातार अवेसी का विरोध कर रहे हैं, बल्कि लोग ये कहने लगे हैं कि आप अवेसी के विरोध में खड़े हुए हैं कि सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं। लेकिन कुछ चीजें सूरज पूरब से निकलता है, अगर अवेसी भी कहेंगे तब भी पूरब से निकलेगा, हम कहेंगे तो भी पूरब से निकलेगा, तो हम अवेसी एक साथ नहीं माने जाएंगे ना। मैं आपको बताऊं एक बड़ी कड़वी सच्चाई कि हमारे लोग मजबूत को पसंद करते हैं। अगर कोई राज्यसभा वाला कोई नेता हो और वो अगर कोई बात कहता है तो सुन लेंगे लोग, अगर कोई हम जैसा कोई बात कहेगा तो नहीं सुनेंगे लोग। तो वो उम्मीद उनसे लगाते हैं, काम हम लोग करते हैं, तो उससे वो कंफ्यूज रहता है। वो उसके समझ में आता है कि जब वो नहीं कर रहे हैं तो इनकी बात क्यों सुनी जाए। इसका मतलब पसमानदा तहरीक मतलब कुछ नहीं, वाकई ये बिकाऊ लोग हैं, कभी बिक जाएंगे। और आपने शुरू में जो बोला है वो एकदम सच बात है कि थोड़े थोड़े उसके लिए आदमी जो है उसमें आंदोलन छोड़ करके कोई चुनाव लड़ने लग जाता है, कोई राज्यसभा के लिए लग जाता है, कोई इसके लिए लग जाता है, तो और उसी तरह की भाषा बोलता है वो, उसकी मजबूरी होती है। और पार्टी में चला गया तो बात ही अलग है। मैं आपको नाम लेके एक बात कहूं, यूसुफ अंसारी साहब बड़े पत्रकार हैं, आपने नाम सुना ही होगा बार बार। जब डॉक्टर अयूब साहब की पार्टी आई तो उन्होंने उस पार्टी को ज्वाइन किया, और उस वक्त हाजी निसार वगैरह हम लोग साथ में थे। तो हम लोग को बुलाया किसी होटल में, लोग बैठे, बातचीत होने लगी, तो उन्होंने कहा कि अब तो मसीहा आ गया, अब क्या जरूरत है, आंदोलन बंद कर दीजिए और साथ में लग जाए। उन्होंने कहा थोड़ा मौका दीजिए सोचने का, इतनी जल्दी आंदोलन तो बंद नहीं किए जाते। तो जितना मौका लिया उन्होंने सोचने का, उतने दिन में यूसुफ अंसारी साहब ने पार्टी छोड़ दिया। जबकि वो अच्छा, मेरी बात सुनिए, मैं उनका इंटरव्यू सुना था। वो ये कह रहे हैं कि मैंने पार्टी इसलिए छोड़ दी थी, इस पार्टी, क्योंकि वो कम्युनल लाइन पे चली गई थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। सत्यहिंदी.com पे बोला उन्होंने। तो हम लोगों को जब ले जा रहे थे तो इसका मतलब हम लोग जानकार लोग थे ना कि हम उसमें शामिल नहीं हुए। हम डॉक्टर साहब हमारे दोस्त हैं, रहे हैं, है नहीं रहे हैं, अब तो नेता है। हम लोग पार्टी में क्यों नहीं गए आखिर उनके? क्योंकि हमें पता था कि उनकी अपनी एक लाइन है और वो हम लोग सूट नहीं करेगी।
तो अच्छे अच्छे थिंकर्स जो है से चूक हो जा रही है। तो इसमें थोड़ी दिक्कत है, लेकिन जहां तक आ गया है इंशाल्लाह अब इसमें और सुधार किया जाएगा। और लाइन जो है, हम उनके जैसे नहीं बन सकते। जो समाज चाहता है, हमारा भारत का बहुसंख्यक समाज चाहता है, आंदोलन नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन हम कसका खींचा दायर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। अच्छा बनेगा तो हिंदू का बनेगा। ठीक, अच्छा वकार भाई, मैं एक लाइन बोल दूं नए लोगों के लिए। देखिए, आंदोलन इस वक्त, पसमानदा आंदोलन मेरी अपने समझ से 3 भागों में बटा हुआ है। एक वो है जो वकार भाई जो बैठे हैं यहाँ पे, इनका आंदोलन जो है वो अपने आप को धर्म से जोड़ के रखता है। वो कहता है कि जो जिसने आप सुन रहे हैं उसे अंदाजा लग गया होगा कि वो एक लाइन सुचितावादी लाइन लेके चल रहा है। एक है जो पूरे तरीके से नास्तिकता की ओर है। वो ये कहते हैं कि धर्म ने ही इस आंदोलन का बेड़ा गर्क किया है, और जितना ये आंदोलन धर्म की ओर जाएगा उतना ये समाज के लिए, मतलब आंदोलन के लिए नुकसानदेह है। एक तीसरी लाइन है, वो ये कहती है कि जो आंदोलन, पसमानदा आंदोलन है, वो दरअसल भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को लेकर ही आगे बढ़ेगा। और वो ये कहते हैं कि हमें कोई भेद नहीं करना है, हमको ये नहीं कहना कि कुछ संस्कृति कुछ अलग चीज है भारतीय संस्कृति। वो कह रहे हैं कि जो हमारी कस्बाई संस्कृति है, जो जाति, निम्न जातियों की जो संस्कृति है, वो दरअसल भारत की मूल संस्कृति है। कि हमारी दादी नानी भी साड़ी पहनती थी, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कुछ अलग है, ये उसी संस्कृति का हिस्सा थी। अब आज कोई अशराफ लड़की साड़ी पहन के ये बोले कि मैं जो हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ा रही हूं, तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई हमारी जो मूलभूत संस्कृति उसमें तो ये पहना जाता है। अब 3 आप धाराएं देख लीजिए, 3 ये धाराएं इस वक्त आंदोलन के साथ चल रही है। मैं कोशिश करता हूँ तीनों के साथ डायलॉग करने की कोशिश करता हूँ, तो आज वकार भाई के साथ डायलॉग कर रहा हूँ। ये इतना बात मेरे बोलना इससे जरूरी था ताकि आपको समझ में आ जाए कि कई और लाइनें हैं, तो आपको टकरा रही होगी बातें कि ये बोल रहे, किसके लिए बोल रहे होंगे, अच्छा तो वो कौन सी लाइन है, तो आप क्लियर हो जाए, इसलिए मैं ये बात इतनी ऐड कर दी। जी वकार भाई, मैंने ऐड कर दिया ताकि लोगों को समझ में आ जाए। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। उसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि मोदी जी ने जो कहा था कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, तो हम लोग वही वाले हैं कि एक हाथ में जो है कुरान रहेगा और एक हाथ में लैपटॉप पकड़ के या टैबलेट पकड़ के हम लोग चलेंगे। मोदी जी की बात का इनकार कैसे किया जाए, बताइए? बड़े नेता तो वही है ना। ये बताइए कि यहाँ तक हमने बात कर ली, सारी क्या समस्या है, क्या बाधाएं हैं, कितने डिवीजन में बटा हुआ है। अब एक व्यक्ति, जैसे आप बता रहे, पुराने कई साथी थे जो कभी कभी लिख दिया करते थे पसमादा के ऊपर, वो भी भाग, है ना, कई ऐसे साथी थे। और जो विरोधी दल है, जिसको मैं चिढ़ाने के लिए मुसंगी शब्द इस्तेमाल कर देता हूँ, या तो वो लोग जो, उनको तो एक हथियार भी मिल गया कि अच्छा अब तो तुम्हारे साथ है ही कितने। जैसे एक बार वो तंजिया बोलते कि तुम्हारे संगठन में ले दे के 8-10 लोग हैं, तुम लोग क्या क्रांति लाओगे, ठीक है, इस तरीके। तो अब इसको कैसे, इसको देखा जाए कैसे, और जब अब हम एक नए साल में प्रवेश कर गए, क्या रणनीति आपकी है, कैसे आप जोड़ेंगे? देखिए, जैसे हमारे बहुत सारे साथियों से बात होती रहती है जो पढ़े लिखे और साहिब हैसियत लोग भी हैं। एक हमारे आजमगढ़ के बड़े व्यापारी हैं, उनसे हमने कहा कि थोड़ा सा पसमानदा में आप करें। तो उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल से हम लोग अमीर हुए हैं, यानी कुछ खाने कमाने लगे हैं, तो अभी हमको इसी में रहने दीजिए। आप समझिए कि ये जो भेड़ और शेर का जो फर्क होता है कि अगर हम एकता बना भी लें भेड़ों की, तो हम शेरों का मुकाबला नहीं कर सकते। अभी हमको नए सिरे से जाके नए सिरे से उन चीजों पे गौर करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा सिस्टम कि जो हमारी मेजॉरिटी है वो पसमानदा तहरीक के नाम पे साथ खड़े होने में तो डरते हैं, वो बोलने की तो बात छोड़ दीजिए, चंदा देते हुए भी डरते हैं। वो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सईद के खिलाफ जाने पे गुनाह हो मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को कुर्बानी की आदत नहीं है। तो जो एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, वो हमारे लोगों में पैदा करना पड़ेगा। शौके बादशाहत क्या होती है? शौके बादशाहत। अब जैसे हम लोग ये बार बार कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि हमारी आबादी इतनी है, हमको हिस्सा मिलना चाहिए,
लेकिन अगर वो 10 तो नेता मांग दे उस आबादी में से, तो ना पसमानदा आंदोलन के पास है, ना बाहर बैठे हुए हैं, ना सपा के पास है, ना बसपा के पास, ना कांग्रेस के पास नहीं है। तो हमारे पास लीडरशिप कहीं है ही नहीं। आप सोचे पूरे पूर्वांचल में हम लोगों ने आंदोलन चलाया, जिसके चलते आप देखते ही दानिश साहब को बनाया गया कि सपा ने एक भी बुनकर अंसारी को टिकट नहीं दिया पूरे पूर्वांचल में। और अजीब है कि बगावत भी नहीं हुई, एक सिंगल इस्तीफा नहीं हुआ, एक सिंगल इस्तीफा नहीं आया। दिक्कत बहुत ज्यादा है। हम उनको कंघा बेच रहे हैं जो गंजे नहीं, जिनके पास सर ही नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं तल्ख बातें, तो कुछ बातें वाकई बहुत तल्ख है, भले इसका असर नेगेटिव ही जाए समाज में या दूसरों के यहां मुसंगी मजाक ही उड़ाए, चलेगा। लेकिन हमारे लोगों के पास पैसे वाले हो या गरीब हो, नेता हो या मौलवी हो, मामूली सभी शौक क़यादत सयादत नहीं है। सिर्फ आबादी के नाम पे मेरी आबादी, मुझे टिकट दे दो मैं जीत जाऊं। मुबारकपुर से बीएसपी के लोग ढूंढ रहे थे, कोई टिकट लेने वाला नहीं मिला। कई बार वो लोग कहते हैं कि हमारे पास आदमी होता तो हम पोस्ट देते। मैंने बात किया कि सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस में कोई नहीं है, कांग्रेस में एक सिंगल पसमानदा नेता नहीं है जो सीडब्ल्यूसी के लिए मजाक भी करता है, मुझे भी जब भी जगह चाहिए। बहुत ज्यादा दिक्कत है। और हम लोग जैसे ज़कात खैरात खाने टाइप के लोग हैं, मतलब मेहनत करने वाले लोग नहीं है। सॉरी, मैं जोला सही कर दूं, जैसे हम लोग जो है मेहनत कर नहीं पा रहे हैं, हमें ज़कात खैरात की जरूरत है। यानी पार्टियां ज़कात खैरात समझ के ही हम लोग हिस्सा देते हैं, हम लोग मतलब हमारे समाज के लोगों को, ताकि वो जो वोट लेते हैं हराम का, उसके बदले में बदला नहीं दे सकते तो ज़कात ही दे दें। हमारे पास उस लायक के लोग नहीं है, ला के बैठा दे। जैसे दलितों में किसी को भी टिकट मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई दलित जीतेगा ही जीतेगा। उसी तरह से अगर राज्यसभा में भेज देंगे तो कुछ दिनों बाद हमारे पास भी लीडरशिप आ जाएगी। लेकिन बहुत दिक्कत है, लीडरशिप एकदम नहीं है और ना कोई शौक है। मैं बार बार कहता हूं, पर्सनल मिल के कहता हूं, वो जो 30 साल के नीचे वाले बच्चे हैं जिनको तहरीक ज्वाइन करना चाहिए, वो नहीं। शकील बिन हनीफ क्या नाम है, उसके पास बहुत सारे लोग हैं, एक्स मुस्लिम जितने हैं सबके पास लोग हैं। बेढंगी बात करने वाले लोगों के भी सब्सक्राइबर हैं। अगर नहीं सब्सक्राइबर है तो हमारे पसमानदा में चाहे प्रो बीजेपी वाले हो चाहे एंटी बीजेपी वाले हो, किसी के पास भी सब्सक्राइबर नहीं है, फॉलोअर नहीं है। सिर्फ एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वसीम राइन साहब, उनके 1 लाख से ऊपर फॉलोअर पेज पे पहुंच गए और हजार लाइक तक आ जा रहा है। लेकिन आप खुद देखते होंगे आपके पास कितना लाइक आता है, हमारे पास कितना लाइक आता है। नुरलैन भाई इतना अच्छा लिखते हैं, कितना लाइक आता है। एक हमारा भांजा है राय लसी, वो भी बहुत अच्छा लिखता है, मुसंगियों का प्यारा भी है। मतलब पसमानदा और मुसंगी दोनों का मामला उसके साथ अच्छा है, तब भी 100-200 लाइक नहीं आती उसकी। तो अब ये तो आपने बता दिया समस्या है, तो क्यों ये समस्या है? मतलब मैं कारण समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों है कि भाई कि सिद्धार्थ ताबिश जो है, आप देखते होंगे फेसबुक पे बहुत चर्चित नाम है, वो लिखते हैं तो 1200-1500 लाइक चले जाते हैं ना। या और भी जिनका भी आप नाम ले, तो वो जो समर अनारे तो आप नीचे अनस हो गया, या इस तरीके से और भी जो लोग हैं वो जो लिखते तो 1000, 1200-1400 लाइक आते। तो आप भी लिखते हैं बहुत अच्छा, आपके लाइक नहीं आ रहे, तो कहाँ कमी क्या दिख रहे हैं? मतलब हम आपस में तो कुछ करते हैं कि उससे लड़ा दो, उससे ये कर दो, उससे डिबेट करा दो, फलाना ढिमका। अपने ऊपर कमियों की बात की जाए, कहां पे देख रहे हैं? वो हमारी कमियां नहीं है, हम वैसे हैं ही। कमी तो वो होती है ना, जिसे कमी उसको कहते हैं कि कोई चीज हो घट जाए, कोई चीज हो घट जाए, कमी उसको कहते हैं। जैसे मुसंगी हमसे बहुत बेहतर हालत में है, मुसंगी हमसे बहुत बेहतर हालत में। वो लोग अक्सर ताना मारते हैं कि आपके पास भी तो हाथ है, 2 पैर है, क्यों रो रहे हो, क्यों नहीं तरक्की कर रहे हो। तो मैं उनसे भी पूछता हूँ कि भाई 14% मुस्लिम आबादी है, 1000 साल तक आपने हुकूमत किया है, मतलब एक भी मुख्यमंत्री
का दावेदार आपके पास नहीं है, हमारे पास एमएलए का दावेदार नहीं है, आपके पास मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है। भाई दलित मुख्यमंत्री बन रहे हैं, एसटी बन रहे हैं, 4-5 तो कुर्मी मुख्यमंत्री है देश में, और सैयद एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। तो कश्मीर था, वो भी लड़के खत्म कर दिए, जैसे हम लोग लड़के खत्म कर रहे हैं, वैसे वो कश्मीर लड़ करके खत्म ही नहीं कर दिए सब। अच्छा, मैं वकार भाई यहाँ पे कुछ मैं अपनी ओर से कुछ जोड़ना चाह रहा हूँ। जैसे मैं देखता हूँ दिलीप सिंह मंडल मेरे लिए बहुत आइडियल टाइप है इस आंदोलन का, मतलब फेसबुक और इन सब का। मैं देखता हूँ कि वो बंदा अपने लोगों को कैसे प्रमोट करता है। उसने उसने एक अपना एक बेस बनाया है ना, आप देखिए बहुत अच्छे लाइक भी पढ़ते हैं, सब्सक्राइबर भी हैं उसके। और जो भी दलित विषय पर लिख रहा है उसको प्रमोट भी खूब करता है। उसकी पेज लगा दिया, एक बार पेज लगाने से उसके सब्सक्राइबर 2-3 हजार एक झटके में बढ़ जाते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को टैग कर देता है कि ये है, इन्होंने ये पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई, इन्होंने ये पोस्ट बहुत अच्छे लिखा, उसका सर्वर बढ़ जाता है। तो वो अपने इकोसिस्टम बना रहा है, अपने चारों तरफ के लोगों को इक्वली पावरफुल कर रहा है। हमारे यहाँ कहाँ ऐसा हो रहा है? हमारे यहाँ कोई अगर पावरफुल हो रहा है तो उसको उसका टांग बड़ा खींचने के चक्कर में कि कहीं उसकी देखिए सरकार में कदार न पड़ जाए। ये देखिए एक चीज है, जैसे लोग कहते हैं कि टांग के बजाय हाथ खींचो। अच्छा, मैं एक बात पूरी कर लूं फिर आप बोल दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि दिलीप सिंह मंडल, ऐसा नहीं कि सारे दलित आंदोलन के सारे लोग दिलीप सिंह मंडल से सहमत है। मैं जो है, आप देखिए हम लोग राउंड टेबल के लिए भी लिखे हैं और लिखते भी, और साथियों के साथ जुड़ा भी हूं मैं। तो दिलीप सिंह मंडल से भयानक इख्तिलाफ रखते हैं लोग, बहुत ज्यादा। मैं आपको बताऊं, मैं जेएनयू में भी रहा हूं, लेकिन वो लोग ये देख रहे हैं कि एक बंदा हमारे वहां पहुंचा है कि हमारे पेजों को, हमारे चैनलों को आगे बढ़ा दे रहा है, कि तुम इख्तिलाफ करते रहो, इख्तिलाफ की जगह अपने अपने। इन लोगों को देखिए, ये एक ही साथ अंबेडकर जयंती भी बना लेते हैं और काशी राम की जयंती बना लेते हैं और जगजीवन राम की भी जयंती बना लेते हैं, और सभी इनके लिए पूजनीय है। हमारे ऐसा हो रहा है? हमारे तो एक दूसरे से लड़ने के पीछे पड़े हुए हो। देखिए वो इंडिया टुडे लेवल के पत्रकार हो रहे हैं जी, दिलीप मंडल। लेकिन वकार भाई, मैं 10 साल से फॉलो कर रहा हूं उनको। जब उनका 150-200 लाइक आता है तब से फॉलो कर रहा हूं उनको, और जैसे अब आज 1500-2000 लाइक आ रहा है उनका। जैसे दिलीप मंडल साहब इंडिया टुडे में एडिटर रहे ना, एडिटर रहे ना उसमें, वो थे कभी, तो उनका एक लेबल है, वहां से बहुत इस तरह की सोच उनके आ सकती है कि टॉलरेंस, इसको कहते हैं टॉलरेंस। अभी कोई प्रोफेसर रतन लाल जी कोई है, सब लोग उसको उनको मिला हूं मैं मिला हूं उनसे, व्यक्तिगत रूप से मिला हूं। भी की नाजायज औलाद कह करके क्या नहीं कह रहे हैं। या आप देखते होंगे बावन मिश्राम साहब, बसपा के नेताओं को दलाल और उसके आगे वाला लफ्ज तो नहीं बोल सकते, मतलब सीधे उसी नाम से पुकारते हैं उनको। काशीराम जी जो है, खा गए जगजीवन राम को, चमचा युग लिख करके काशीराम खा गए, और सब लोग मिल करके दलित आंदोलन को खा गए हैं लोग। बहन जी की सिर्फ एक सीट आई है ठाकुर साहब। ये जो दलित पिछड़ा समाज है ना, इसका मानसिक विकास अभी नहीं हुआ है। मतलब हम लोग खासतौर से उसमें लेवल अलग अलग है, कुछ अरब के बद्दू टाइप के हैं, कुछ पाकिस्तान के जो आदिवासी हैं, कबायली, कुछ अंडमान निकोबार वाले हैं। अब उसमें जिसको जो समझ ले, कुछ अमेज़न के जंगल के में नंगे रहने वाले लोग हैं, तो हम लोग समझते नंगे होते हैं कि अभी हम लोग मैं कपड़ा का सलीका नहीं आया अभी। रतन लाल जी का आपने बात की तो मुझे याद आया कि अरुंधति राय की किताब थी डॉक्टर और संत, उसका हिंदी तर्जुमा उन्होंने किया था, और यहाँ पे दिल्ली में ही कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और उसमें दिलीप सिंह मंडल साहब भी आए थे। दिलीप सिंह मंडल लगातार अरुंधति राय के खिलाफ थे और लगातार उस दल में थे जो अरुंधति राय के खिलाफ था। उसी दल में राउंड टेबल इंडिया भी था। उन्होंने हेटर इन द बेली करके किताब भी लिखी, और भी कई किताबें लिखी, मतलब आर्टिकल्स पब्लिश हुए, और खतरनाक डिबेट हुई उन दोनों के बीच, अरुंधति राय के बीच और दिलीप सिंह मंडल के बीच। रतन लाल जी वहीं थे। रतन लाल जी तब भी दिलीप सिंह मंडल के चहेते रहे। रतन लाल जी के ऊपर जब केस बना, उनके ऊपर ब्लास्फेमी वाला इस तरीके का, तो देखिए सबसे आगे फ्रंट में कौन लड़ रहा है उनके लिए? दिलीप सिंह मंडल लड़ रहे हैं। मैं बोलना चाह रहा हूं, अब तो बाहर की बात छोड़ो, हम अंदर ही कितने एक दूसरे को सहने के लिए तैयार है। मतलब विरोधी, वैचारिक विरोधी होने चाहिए। एकदम एकदम सही बात। मैं अभी आपको बोला 3 धड़े में बटा हुआ है, सबके वैचारिक विचार अलग है,
लेकिन वैचारिक मतभेद आपको घटिया शब्दों का इस्तेमाल करना, उनको उनके टांगे पर खींचना, उनको उनके चरित्र पर हमला करना, ये कहां तक उचित है? नहीं देखिए, चरित्र हनन तो किसी भी तरह जायज कभी हो सकता है, लेकिन एक चीज जो ये होती है ना, जैसे बहन जी हैं और रावण है, दोनों की लाइन अलग अलग है। अगर बहन जी रावण को क्रिटिसाइज नहीं करेंगी तो उनका आदमी चला जाएगा रावण के साथ। हमारे सामने एक चैलेंज जो आ रहा है कि खासतौर से आप हमारे नुलैन भाई साहब का जो कहना है कि हमारे ऊपर बड़े आरोप आ रहे हैं, और जब हमने पान नहीं खाया तो हम जूता क्यों खाएं? जब हमने पान हम नहीं खाए हैं तो हम जूता क्यों खाएं? तो हम वकार भाई, मैं एक बात बोल दूं, मैं जेएनयू में रहा हूं, चाचा वहीं से मेरे अपने एमए में किए थे, तो सब वहां पे लेफ्ट थे और लेफ्ट ही आपस में लड़ते भी थे। एसएफआई लड़ रही है, ऐसा लड़ रही है, तो नई 8-10 नई लेफ्ट पार्टी बना, उमर खालिद की अपनी अलग पार्टी थी, है ना? तो ये सब आपस में लड़ रहे हैं, सब लेफ्टी हैं, और वहां पे तो प्रेसिडेंशियल डिबेट होता था, अपने आके बात भी रख रहे हैं सब। इसके बावजूद वो लोग एक लेफ्ट का एक बोलते हैं ना कि एक अपना एक आधार बनाए हुए थे कि लेफ्ट रहनी चाहिए, और जरूरत पड़ी तो एसएफआई ऐसा जो धुर विरोधी हुआ करते थे, मोना दास के वक्त से मैं वहां पे देखता हूं, अब वो इकट्ठा आ गए एबीवीपी के खिलाफ। मेरा कहना यह है कि आप वैचारिक मतभेद रखिए, बिल्कुल रखिए, ये तो जरूरी है। वैचारिक मतभेद नहीं हुआ तो फिर तो आप और उनमें कोई अंतर ही नहीं है, लेकिन उसको चरित्र के हनन तक तो न ले जाइए। जी, मैं आपकी आवाज सही कर दिया हूं थोड़ा। ठीक नहीं, देखिए एक चीज आ रही, जैसे आपने जेएनयू की मिसाल दिया, जेएनयू की, अभी ऑक्सफोर्ड में अब जब जाएंगे तो उनका लेवल अलग है। ऑक्सफोर्ड वालों ने पाकिस्तानी मुसलमान को अपना मेयर चुन लिया लंदन का, ऋषि सुनक को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर चुन लिया, और जो जेएनयू वाले दिमाग वाले लोग हैं उन्होंने भारत में एक भी पसमानदा या मुस्लिम या कोई भी मिनिस्टर नहीं बनाया। उसको नीचे तक जाइए, आप जब आजमगढ़ में आके बात करेंगे तो यहां का लेवल अलग होता है, और अगर आप मऊ में बैठ के बात करें तो वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। आजमगढ़ में जमात इस्लामी वाले, तबलीग जमात वाले, देवबंदी और बरेलवी भी एक साथ बैठ लेते हैं, एक साथ काम कर लेते हैं। मतलब अखाड़े में देवबंदी जो होता है अखाड़े का उस्ताद होता है आजमगढ़ में, इसकी कल्पना आप मऊ में नहीं कर सकते। हमारे मऊ में भी है, मऊ में जो अखाड़े होते हैं जो बर्फात में खेले जाते हैं, वो हमारे यहाँ के मुकाबले सब देवबंदी हैं। माशाल्लाह, चलिए आपके यहाँ भी कुछ शुरुआत अच्छी हुई। तो जैसे हम लोग बरेलवी के पीछे देवबंदी, देवबंदी के पीछे बरेलवी नमाज पढ़ता है आजमगढ़ में आराम से शहर में। लेकिन इस हासिम भाई जाके नमाज पढ़ने लगे देवबंदियों के पीछे, तो हमारे एक सीनियर, नाम लेना ठीक नहीं है, एक सीनियर पसमानदा रहनुमा ने कहा कि ये देखो वोट के लिए जाए। तो ये एक चीज जो होती है ना, अभी जगह का लेवल, अभी हमारा लेवल बहुत भारी नहीं है, तो इसलिए उस तरह की कमियां थोड़ी बहुत हमारे पास आ सकती हैं। हाँ, लेकिन ये एक चीज थी कि हम लोग को, जो आपने भी क्लियर कर दिया कि हम इस्लाम वाले हैं, मुसलमान वाले हैं, हमसे कोई रिजवी टाइप वाली उम्मीद ना लगाए। हाँ, अच्छा वकार भाई, अब देखिए 1 घंटा पूरा हो रहा है, एक लास्ट क्वेश्चन पे खत्म करते हैं, और जो साथी सवाल करना चाहते हैं सवाल कर ले, क्योंकि अब हम खत्म करने जा रहे हैं। एक ये है कि आप लोग देखिए पसमानदा, एक मैं मेरी लाइन है उसको मैं पहले पूरी लाइन बोल देता हूँ। जैसे मैं ये मानता हूँ, कार्ल मार्क्स ने बोला था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, है ना? उसने कभी नहीं बोला दुनिया के इंसानों एक हो जाओ, क्योंकि उसको पता था कि जो मजदूर है वो एक वर्ग है जो पूंजीपतियों के खिलाफ है। हित का टकराव पूंजीपतियों को एक नहीं करना है, इंसानों को एक नहीं करना, सिर्फ मजदूरों को एक करना है। उसी में आगे बढ़ूं कि अगर मान लीजिए सारे मजदूर मिलकर ये समझा दे अंबानी जी को, अडानी जी को, या किसी भी पूंजीपति को कि देखो तुम्हारा फायदा बहुत ज्यादा, हमारा फायदा बहुत कम है, तो इससे कुछ ज्यादा फर्क वरक नहीं पड़ने वाला। मतलब कि आप पूरी मेहनत अडानी जी को समझाने में लगा देंगे तो इससे मजदूरों का भला नहीं होगा। मजदूरों को समझाएंगे तब जाके वो कुछ क्रांति की तो फायदा होगा। आप लोग ज्यादातर अपने लाइव में या इस तरीके से मैं देखता हूं कई बार, मैं अब 3-3 घंटे का लाइव करेंगे तो वकार भाई कोई नहीं देख पाएगा, थोड़ा बहुत रहता तो देख लेता हूं मैं, तो उसमें मैं ये देखता हूं कि
कि कोई मुसंगी आके बैठा हुआ है, आप उसको समझाने पे लगे हुए हैं। अब वो अपना वो आर्गुमेंट कर, अरे वो ना समझे, मेरी बला से ना समझे, वो हमारी लड़ाई तुम ही से, तुम ना समझो ताकि हम तुमसे लड़े, लेकिन उनको समझाने पूरी एनर्जी लगाए जा रहे हैं आप, ऐसा क्यों है? दरअसल उसी आड़ में हम अपने पसमानदा को समझाते रहते हैं। आजमगढ़ में हम लोगों ने जो अशराफों के साथ डिबेट किया, तो पसमानदाओं को लगा कि नहीं यार ये सच बोल रहे हैं, ये तो नहीं बोल पा रहा है। जब वो हमारे पीठ पीछे बात करते हैं तो बताते हैं कि ये लोग गलत लोग हैं। तो जब आमने सामने बात होती है, अगर 10 बात में 3 बात पे एग्री हो गए तो वो तो नहीं समझेंगे, ये मालूम है हमको। वो ना समझेंगे, ना समझेंगे मेरी बात, लेकिन हमारा पसमानदा समझ जाता है। ठीक, हमने एक लाइन खींचे रखी है कि हम अशराफों से किसी तरह की कोई वो टॉलरेंस नहीं हमारे पास। हमने बीजेपी के साथ टॉलरेंस किया है कहीं ना कहीं, लेकिन अशराफों के साथ किसी तरह का कोई टॉलरेंस नहीं, कि वो हमारा ऑपरेशन ग्रुप है। लेकिन हम जो आज उर्दू है वो पसमानदाओं की भाषा है, पसमानदा नौकरी पाता है। अशराफ तो अंग्रेजी बोल रहा है, अशराफ अंग्रेजी बोल रहा है। उर्दू एकेडमी के चेयरमैन भी पसमानदा है। तो हम उर्दू का विरोध नहीं कर सकते आज की डेट में। हम उन बातों का विरोध करेंगे जिसपे फाकिर जैसा विरोध करते हैं, जिसपे आप विरोध करते हैं, जो उसमें पसमानदा के खिलाफ जो बातें हैं उसका हम लगातार विरोध करेंगे। लेकिन उर्दू भाषा जो आज गरीबों की भाषा है, मुसलमानों की, पसमानदाओं की, मदरसे की भाषा है, तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते। दूसरी चीज जैसे निकाब है, अब हमारी धोबीना और हलालखोर और मेहतरानी औरतें भी जो है निकाब लगा के अपने को अशराफ महसूस कर रही हैं, मुख्य धारा में आ रही हैं, तो हम निकाब का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पसमानदा उस बहाने अपने आप को थोड़ा अच्छा फील कर रहा है। अब अशराफ औरतें निकाब उतार रही हैं और ये पहन रही हैं, तो हम डायरेक्ट विरोध नहीं कर सकते उनका, भाई पहनना पहनो, ना पहनो ना पहनो। तो इस तरह कुछ चीजें हैं जहां पे हम कंप्रोमाइज करते हैं और करेंगे भी। कल्चर को, जो आपका कल्चर वो देसी कल्चर हो गया, और जिस कल्चर को हम मानते, आप भी, पैंट जो है इंग्लैंड का कल्चर है, कोट इंग्लैंड का कल्चर है, वो देसी कल्चर, उसको सब पहनेंगे, सलवार भी पहनेंगे जम के। अगर पजामा कुर्ता कोई पहन लिया तो वो टोपी लगा लिया तो विदेशी हो गया वो। या सुप्रीम कोर्ट में हिंदी अलाउ नहीं है, मालूम होगा आपको शायद। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी कई जगह नहीं अलाउ है। सुप्रीम कोर्ट में भी लगभग नहीं बराबर है। संविधान की जो भाषा है वो इंग्लिश है। नया नया अमीर हुआ देश इंग्लैंड, उसका क्रिसमस पूरे लखनऊ में मनाया गया। तो आपकी मर्जी है, आप इंग्लैंड की गुलामी करो, इंग्लैंड का पैंट पहनो, अमेरिका की जींस पहनो, पूरे दुनिया का पिज्जा बर्गर खाओ, और हम अरब का अगर ओल्ड अलबैक की कोई चिकन ब्रोस्ट खा लेते हैं तो हम बुरे हो गए। आप अरब से जाकर के कमा के लो, मोदी जी अरब में जाके दोस्ती करें, बिना अरब की कमाई का भारत चले ना, और आप हमको अरबी वाला का अरबी गुलाम कह रहे हो। हम थाईलैंडी गुलामों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना हम अरबी गुलाम है, ना ईरानी गुलाम है हमारा। मैं एक बात बता दूं, जो आप बहुत बात बोल रहे हैं, जिसको बात बोल रहे हैं, मैं वहां से बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं दलित साथियों के साथ मेरा आज भी संबंध अच्छा है, और मैं उन्हीं के आर्टिकल भी लिखता हूँ उनके साइट के लिए। तो वो जो भारतीय कल्चर है ना, उसको वो 2 भाग में तोड़ते हैं, ब्राह्मण कल्चर और दलित कल्चर। राइटर है वो बकायदा इस पे किताब लिख रहे हैं कि कैसे, जो वाई एम नॉट ए हिंदू, जिन्होंने किताब लिखी कांचालैया, तो कांचालैया वाई एम नॉट ए हिंदू में क्या लिख रहे हैं? वो ये लिख रहे हैं कि मेरा कल्चर ही जो है हिंदू नहीं है, मैं बाय बर्थ हिंदू नहीं हूं, ये वो लिख रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि वो जो आप बात कर रहे हो वो ठीक है, वो बात जो है डिबेट का पार्ट है, ठीक है। और जो उर्दू वाली बात है, मैं कई बार बोलता हूँ, मेरे अब्बू, मेरे घर में रोजी रोटी उर्दू की वजह से आ रही है, मैं पढ़ा लिखा हूँ उर्दू वजह से। उर्दू का जो विरोध करता है, क्योंकि अशराफों ने उर्दू को उर्दू मोहल्ला करके उन्होंने जो
उसमें अशराफवाद जो घुसाया और पसमानदा को हाशिए पे ढकेल दिया, इसका विरोध है। जम के विरोध होने लगा। लोग बाकायदा व्हाट्सएप मैसेज कर करके कि मतलब ये लोगों से दूर रहो, ये लोग मतलब हिंदू टाइप के हो गए हैं। मुझे भी लोग हिंदू कहते हैं, मतलब इस्लाम मैंने छोड़ दिया है। बहुत सारे मुसंगी कहते हैं इस्लाम छोड़ दिया मैंने, मुसंगी में पसमानदा भी है। तो उसमें एक मजबूरी कई बार बनती है, और मैं अपने उन साथियों से भी कहूंगा जो नास्तिक टाइप वाले हैं या जो थोड़ा बीजेपी या भारतीय कल्चर का सपोर्ट करते हैं, सभी लोगों के साथ, कि जैसे हम अगर किसी एक लाइन पे जाके खड़े हो जाएंगे एक तरफ, यानी दक्षिण पंथ पे हम खड़े हो जाएंगे, तो दूसरा जो आपका विरोधी होगा वो सीधे वाम पंथ पे जाकर खड़ा होगा। बीच में कई बार खड़े होने की जगह अब्दुल्ला साहब नहीं होती है। तो इसलिए हम दोनों तीनों पक्ष है कि एक कह रहा है कि इस्लाम को छोड़ दो, मतलब इस्लामी प्रॉब्लम है, धर्मी प्रॉब्लम है। तो जब धर्म प्रॉब्लम आप कहेंगे तो जाहिर सी बात हमारा आपका, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हमारा आपका विरोध ऐसे ही होगा जैसे दुश्मन के साथ होता है। एक आदमी कहेगा कि हम ये कल्चर ठीक नहीं है, जैसे हमारे पूरे गांव में कोई साड़ी नहीं पहनता, हमारे पूरे गांव में, हमारे पूरे खानदान बिरादरी में साड़ी कोई नहीं पहनता, हमारे में भोजपुरी कोई नहीं बोलता बचपन से, तो हमारे पास भोजपुरी से वो लगाव नहीं हो सकता हमको। और वहां एक कंपटीशन चलता था कि साड़ी आपका पहनावा है, भोजपुरी आपकी बोली है, ये हमारी बोली है। तो अब अगर हम अशराफों को छोड़ करके जबरदस्ती जाकर के हम ब्राह्मणों के साथ लग जाए कि नहीं हम इनके गुलाम नहीं, हम आप उनके गुलाम है। मैं बोला जाता है, आर्गुमेंट ये है, मैं अगला आर्गुमेंट रखता हूं कि दरअसल अशराफीकरण हुआ जिसकी वजह से भोजपुरी छोड़ के उर्दू है। जैसे पाकिस्तान में पंजाबियों को पंजाबी छोड़ा के उर्दू जबरदस्ती बुलवाया गया, उर्दू के नाम पर ही बांग्लादेश और इसमें विभाजन भी हुआ। हम सब जानते हैं भाषा किस तरीके से विभाजन का कारण बनी। तो वो ये कह रहे हैं कि अशराफों ने इसको अपनी पहचान का पार्ट बनाया और उसको पसमानदा पर भी थोप दिया। मेरा आर्गुमेंट समझ रहे हैं ना? वो कह रहे उर्दू का विरोध इसलिए वो कर रहे वो अशराफ की जुबान है। नहीं वो ठीक है, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन हिंदी जो जबान है वो दलितों की भाषा नहीं है ना। हिंदी भी दलितों की भाषा तो है नहीं। मुंशी प्रेम जी लिखते हैं ना कि हम कोई कुर्मी कहार है, उतना तो हमारे कुर्मी कहार भी खा जाते हैं बड़े घर की बेटी में। तो हिंदी साहित्य ने भी दलितों के साथ कुछ अच्छा सलूक तो किया नहीं है। तो हम उर्दू छोड़ हिंदी क्यों जाए? हमने तो अपने घर में मना कर दिया कि उर्दू हिंदी बोलना बंद करो। अंबेडकर भी कहते थे ना, इंग्लिश पढ़ो वही तरक्की दिलाएगी। हाँ यही बात मैं भी रहती है। यही बात मेरा भी कहना है कि अगर हम उर्दू छोड़ेंगे तो हिंदी वाले नहीं बनेंगे, और अगर हम सलवार सूट छोड़ेंगे तो हम साड़ी नहीं पहनेंगे, हम जींस पहनेंगे। भाई हम बराबर के कंपटीटर है, तो हम यहां से निकल के तुम्हारे पास क्या करने आएंगे? भाई हम तुम्हारे गुलाम बने? हम अंग्रेजों, तुम भी अंग्रेजों गुलाम, हम भी अंग्रेजों गुलाम। तुम भी जींस पहनो, हम भी जींस पहने, कहा हम धोती पहने भाई। अच्छा अब मेरी बात सुनिए, हम अगर अशराफों से अपने आप को अलग नहीं दिखाएंगे तो फिर कैसे मतलब आंदोलन आप अलग कर रहे हो? अशराफों की अपनी एक पहचान है, जैसे अलीगढ़, सर सैयद, करबला, उनकी बहुत सारी पहचान है। वो उस पहचान से हम हमेशा अलग रहेंगे, उस पहचान का हमेशा विरोध करते हैं। सैयदवाद जो सरफराज साहब वगैरह माशाल्लाह कर रहे हैं, भाई सैयद का सबसे बड़ा विरोध आप जानते ही हैं। हाँ हम लोगों ने शुरू किया था और उसको लगातार हम बनाए हुए हैं। हासिम पसमानदा साहब का कहना कि सैयदवाद का जो डर था वो लोगों के दिल से निकल गया है। तो हम अशराफों के असरा, जैसे अवेसी हैं, अभी खत्म हो जाएगा लग रहा है, जैसे अवेसी हैं, हम अवेसी का सपोर्ट कभी जिंदगी में नहीं करेंगे, तो अपने आप अशराफों से अलग रहेंगे हम। तो हमारा तो है बीच में हम अपना एक रास्ता बना के रखेंगे और रखे हुए हैं। इतना तो है ही कि हम उनसे अलग है। भाई हम सैयद पीरों का विरोध करते हैं, खुल के करते हैं, सैयद पीरों का, अजमेर का विरोध करते हैं, हम देवबंदियत का विरोध करते हैं, बरेलियत का विरोध करते हैं। इतना बहुत है। बस ये है कि जो आपने कहा
कि हम लोगों के पास जो अभी जिस तरह के एक तो साधन संसाधन भी हम लोग ने उस पर ध्यान नहीं दिए, दूसरे जो हम अपने लोगों को जिस तरह से खुल करके अपना वो रखना चाहिए था विचार, जो डुप्लीकेटिंग की जाती है, जैसे एक्स मुस्लिम वाले करते हैं और भी लोग करते हैं, जैसे जिहादी करते हैं, जैसे एक्स मुस्लिम वाले करते हैं, जैसे सब लोग करते हैं, वो हम लोग नहीं कर पाए। वो हम लोग कमी रही है, या कहिए कि हम लोग सीख नहीं पाए थे, क्योंकि हमारे पास कोई आइडियल चीज थी नहीं जिससे हम सीख के आए होते। ये बिना उस्ताद के हम लोग उस्ताद हैं, तो कितना जानेंगे, जान लीजिए। अब आप लोगों के बाद वाली जो पीढ़ी आएगी, इंशाल्लाह वो बहुत सारी कमियां दूर करेगी, और उम्मीद करते हैं 23 में आपको बड़ा बदलाव दिखाई देगा। मेरी भी शुभकामनाएं है। फील्ड वर्क की भी जरूरत है, एक भारत पसमादा जुड़ो यात्रा की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। तो जी, शुभकामनाएं मेरी है कि आप 2023 में अच्छा करें। बहुत बहुत शुक्रिया फकर भाई जुड़ने के लिए। अभी फकर भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे, और मेरी कोशिश यही है कि आपस की जो तलखियां हैं उससे दूर हटके वैचारिक मतभेद हो, और बिल्कुल हो वैचारिक मतभेद, कोई भी आंदोलन होता है उसमें वैचारिक मतभेद होते हैं, इसीलिए वो अलग अलग गुट भी बनता है। लेकिन वैचारिक मतभेद इतना ज्यादा ना हो जाए कि वो आंदोलन आंदोलन के लिए ही खतरनाक हो जाए, और एक दूसरे के ऊपर इतना व्यक्तिगत ना हो जाए कि बाद में जो है जुड़ने की कभी संभावना भी पूरी खत्म हो जाए। तो इस चीज के मैं खिलाफ हूँ, और लगातार मैं पसमानदा आंदोलन के अलग अलग जो 3 गुट है, सुचितावादी ग्रुप, और जो धार्मिक ग्रुप जिसको बोलता हूँ, फिर जो नास्तिक ग्रुप है, जो भारतीय संस्कृति अलग ग्रुप है, सबसे जुड़ के बात रखने, उनकी उनकी बात, उनके विचार आप तक लाने की कोशिश करता हूँ, और चाहता हूँ कि एक समझ आपकी विकसित हो कि एक ही धारा नहीं है आंदोलन में, कई और धाराएं हैं जो आंदोलन को लेकर चल रही है। और अगली बार हम जो है किसी और नए गुट के साथ आपका परिचय करवाएंगे, उनका 2023 में फ्यूचर प्लान क्या है, पसमानदा का भविष्य को किस तरह देखते हैं, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमसे जुड़े रहिए, और हमारा जो यूट्यूब है पसमानदा डेमोक्रेसी का, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय पसमानदा, जय हिंद।